pupils, today's next topic is instrumentation of NMR spectrometer। ये आसान सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं किया। आपको पता है कि आपने जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन लिखनी है पहले उसके पार्ट्स लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस इंस्ट्रूमेंटेशन के मेजर पार्ट्स हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर के, उसमें हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं डैट विल प्रोवाइड नॉर्थ टू साउथ फील्ड। ओके, फिर हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है जहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं। ठीक है, दिस इज़ फील्ड स्वीप जनरेटर जो कि मैग्नेट्स की स्वीप यानी उनकी पोजीशन को कंट्रोल करता है। ओके, देन वी आर हैविंग RF रिसीवर, यानी एक RF ऐसी ट्यूब है ये सेंटर में जिसे सैंपल होल्डर कहते हैं। ठीक है, ये एक आप समझ लें ट्यूब है, इसकी लेंथ वगैरह इसकी ब्रेड्थ वगैरह आपको दी गई है, आप अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ ट्यूब सैंपल होल्डर, इसमें आप सैंपल रखेंगी। ओके, और इसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बाद एम्पलीफायर है। आपको पता है कि जब रेडिएशंस एमिट होती हैं तो फिर वो बहुत स्मॉल होती हैं, तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, वैसे तो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं लेकिन फिर भी उन्हें एम्पलीफाई करना पड़ता है। और एम्पलीफायर के बाद हमारे पास रीड आउट डिवाइस है जिस पर आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा। रीड आउट डिवाइस में हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये इसके पार्ट्स हैं। पार्ट्स के साथ साथ हम बहुत दफ़ा वर्किंग तो पढ़ ही चुके हैं। ये मैग्नेट्स हैं और इसके दरमियान ये आपको एक सैंपल होल्डर नज़र आ रहा है। इसमें हम किसी भी सॉल्वेंट स्पेशली कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्यूट्रियम के प्रोटॉन्स वाले कंपाउंड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकें। ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम इस सैंपल ट्यूब में डालते हैं और उसके लिए हम माइक्रो ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। आप तो पिपेट यूज़ करती हैं लेकिन पिपेट बहुत माइक्रो पिपेट्स भी होते हैं, वेरी लिटिल क्वांटिटी लाइक 0.05 mm तक भी हम चीज़ें उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब आप गौर से देखो, सबसे पहले हमने मैग्नेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन याद करनी पड़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हो सकते हैं, कन्वेंशनल मैग्नेट भी हो सकते हैं और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मैग्नेट्स आगे पीछे किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड स्वीप जनरेटर। मैग्नेट्स को अच्छी तरह एडजस्ट करना है ताकि जब आप सैंपल सोल्यूशन इसमें डालें तो मैग्नेट्स में तमाम प्रोटॉन्स अच्छी तरह अलाइन हो जाएँ, या वो अल्फ़ा स्पिन स्टेट में चले जाएँ या बीटा स्पिन स्टेट में चले जाएँ, ये आपको याद है। ठीक है, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, जैसे ही मैग्नेट्स एडजस्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी पास करनी है जो कि मैग्नेट के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ है कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करनी है और उतनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स इसमें से सैंपल में से पास करनी है। ये सैंपल के बाहर एक कॉइल सी लगी हुई है। ये कॉइल क्या है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमीटर से जो वेव्स आती हैं वो इन कॉइल में से पास करती हैं। अगर ये पेंसिल आप समझें कि ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है या सैंपल होल्डर है तो इसके बाहर इर्द गिर्द एक कॉइल सी लिपटी हुई है। उस कॉइल से रेडियो वेव्स, पहले मैग्नेटिक वेव्स भी पास हो रही थी ट्यूब के अंदर से, क्योंकि ट्यूब का साइज़ बहुत छोटा है तो वेव्स इसके अंदर से भी गुजर रही हैं, ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अब अगर वेव्स इस तरह मैग्नेट से पास हो रही हैं, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन, तो फिर क्या है कि आपके पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में ऊपर से आएंगी, सो परपेंडिकुलर टू डैट हो गई। ठीक है, और अब जो रिसीवर कॉइल है क्या होगा कि फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी ऐसे आएंगी कि पूरे सैंपल में से अच्छी तरह पास हों और उसके बाद यहाँ से रेडिएशंस जो सैंपल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी वो यहीं रह जाएंगी और एमिटेड रेडिएशन इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में आ जाएंगी। ठीक है, यानी अगर सपोज़ आपने यहाँ पे 50 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की वेव्स डाली हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई 30 मेगाहर्ट्ज़ की वेव्स बाहर आ जाएंगी, बाकी सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, वो स्पिन फ्लिपिंग में यूज़ हो जाएगी। जब रेजोनेंस हो जाएगी, स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में वेव्स आएंगी जिन्हें एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर के ज़रिए हम रीड आउट कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक को आप बुक में अच्छी तरह पढ़ लें, बहुत सी आसान बातें लिखी हुई हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे रीडिंग ही कर लें और ये है कि हेडिंग्स वगैरह बना के आप देख लें कि इसके पार्ट्स लिख लें। उसमें कुछ मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ ये सैंपल कितना लेना है, कितनी ट्यूब का साइज़ है ये लिखा हुआ है। रिसीवर और ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का जो सैंपल है मतलब चैम्बर है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगले पेज पे ही सॉल्वेंट यूज़ भी आएंगे, तो आपने सॉल्वेंट भी अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं कि कौन कौन से सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर डी भी लिखा होगा, ये डी ड्यूट्रियम को यूज़ करता है। जैसे अगर आपके पास CHCl3 है, ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो अगर हम CdCl3 यूज़ कर ले तो है ये क्लोरोफॉर्म ही, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को ड्यूट्रियम से चेंज इसलिए किया है ताकि सैंपल के प्रोटॉन और सॉल्वेंट के प्रोटॉन आपस में मिक्स ना हों।
ठीक है। तो ये तमाम जो मेथड है इंस्ट्रूमेंटेशन ये आप पढ़ लें। हाँ, एक और इसके आगे इंस्ट्रूमेंटेशन के आगे सिलेबस में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी स्वीप और फील्ड स्वीप। समटाइम ऐसे होता है कि हम मैग्नेट्स को एडजस्ट कर लेते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को अल्टरनेट करके रिसीवर में हासिल करते हैं। इस किस्म के मेथड को हम फ्रीक्वेंसी स्वीप यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करना मेथड कहते हैं। और फील्ड स्वीप में ये है कि बाज़ औक़ात हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही वेव की डालते हैं, जबकि मैग्नेट्स जो हैं हम उन मैग्नेट्स को जो है उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। इसे फील्ड स्वीप मेथड कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड एंड फील्ड स्वीप मेथड दोनों को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन हम जनरली जो है वो फील्ड स्वीप मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके गर्ल्स, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक टॉपिक रह गया, कम्प्लेक्स स्प्लिटिंग। जब आपके पास दोनों, यहाँ हमने सिर्फ एक नेबरिंग प्रोटॉन का इफ़ेक्ट पड़ा है स्प्लिटिंग में, अगर दोनों तरफ नेबर्स हों तो फिर स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा। नाउ दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।